अपने लोगों ने 6 क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। लखनऊ अवध क्षेत्र में आता है और अवध क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे लखीमपुर की धरती से आने वाले आदरणीय श्रीमान राम मोहन गुप्ता जी। आपके सामने परिचय हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। इसके बाद हमारा पड़ोसी क्षेत्र है ब्रिज क्षेत्र, और ब्रिज क्षेत्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय इंजीनियर जगमोहन गुप्ता जी। फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं गोरक्ष प्रांत। गोरक्ष प्रांत के नहीं आए हैं, उनके घर में कैजुअलिटी हो गई। पवन जी काशी प्रांत, और काशी प्रांत काशी क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान चंद्रांशु गोयल। बुंदेलखंड में अभी हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं किया, लेकिन बुंदेलखंड में उससे भी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के महामंत्री श्रीमान शिव कुमार सोनी। इसके बाद हमारे प्रदेश में महामंत्री है, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, श्री जितेंद्र रस्तोगी जी। आप बरेली की धरती से आते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर से हमारे बहुत पुराने साथी, पूर्व में युवा के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत दिनों से सबसे संगठन बना तब से कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं संगठन में, ऐसे नीरज गुप्ता है। अभी हमारे बीच में पश्चिम क्षेत्र के प्रांत के अध्यक्ष श्री अमित वार्ष्णेय जी आपसे मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, बस आ रहे हैं कुछ क्षणों में। वो युवा के हमारे निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और उन्होंने युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर बड़ा अच्छा संगठन तैयार किया, और अब उनको मेन बॉडी में पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी है, वो भी आपसे मिलेंगे। तो ये तो मंच का एक संक्षिप्त परिचय। मित्रों, आज की ये कार्यशाला बिल्कुल अद्भुत कार्यशाला है, और इस कार्यशाला में कोई नेता नहीं है, कोई नेता की भाषण नहीं। हम सब वैश्य संगठन के, अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं, और आज का यह सत्र एक यादगार सत्र बनेगा, क्योंकि आज ये सत्र को हमने यहाँ पर आप जैसे साथियों के बीच में डेडिकेट किया है, आपको सौंपा है, आपके लिए किया है। आज का सत्र ये आपका सत्र है। आज मंच नहीं बोलेगा, आज सदन बोलेगा। आज आपको बोलने का अवसर। ये जो मंच पर लोग बैठे हैं, ये सारे मंच के लोग भी एक न एक टेबल पर जाकर बैठे, जो आपके बीच में आपकी समस्याएं हैं, आपके उद्गार हैं, उसका समाधान है, उसमें कैसे विचार होना है, ये सब आपके साथ टेबल पर शेयर करेंगे। दिन भर की यह कार्यशाला बहुउपयोगी कार्यशाला होगी। संगठन को कैसे मजबूत करें, संगठन में कैसे काम करें, सशक्त करें। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, बिल्कुल स्थान ग्रहण कर लीजिए। गोल टेबल पकड़िएगा सर, सोफा खाली दिखावे के लिए, क्योंकि आज के दिन जो है सबका पैड और सबका कलम उसका प्रयोग होना है। आपको एक किट मिली है, उस किट के अंदर वर्ष भर में क्या कार्यक्रम आयोजित, संभावित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी है। तो मेरे जनपद अध्यक्ष यहाँ जो आए, मेरे महामंत्री यहाँ हैं, और जिन जनपदों से अध्यक्ष न आने की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्रतिनिधि के स्वरूप किसी को भेजा है, मैं आप सभी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार निवेदन करता हूँ मंच से और आप सबसे भी एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। ये कार्यशाला में कई सत्र चलेंगे, और आज की कार्यशाला में हमें बताते हुए हर्ष है, क्योंकि ये दूसरा परिचय भी जरूर देना चाहिए
जेसी इंटरनेशनल के नेशनल ट्रेनर रहे और स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और जो वर्तमान में आईपीएफ के वाला क्षेत्र के अध्यक्ष हैं श्री राम मोहन गुप्ता जी, ये पूरी कार्यशाला का नेतृत्व करेंगे और आप सबसे मुखातिब होंगे। मौका मिलेगा आपको जानने का अध्यक्ष के दायित्वों का, महासभापति के दायित्वों का, संगठन में कोर कार्यक्रम को कैसे चलाया जाए, संगठन में सदस्यता अभियान कैसे बढ़ाया जाए। मित्रों, बहुत कुछ सोच विचार के मैंने ये कार्यशाला रखी है। 2025 प्रारंभ हुआ है, नव वर्ष की आपको ढेर सारी बधाइयां भी। 2025 में पूरे भारत में जनगणना होगी, महत्वपूर्ण बात है। और जनगणना के लिए तैयारियां भी प्रारंभ है सरकार की, होनी तो 2021 में थी, लेकिन कोविड की वजह से वो स्थगित हो गई और 2025 में होने जा रही। जनगणना भी एक महत्वपूर्ण कदम है मेरे मित्रों। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। वैश्य समाज की आधी जातियां बैकवर्ड कोटे में आती है, ओबीसी में आती है, और आधी जातियां फॉरवर्ड कोटे में आती है। ऐसे तो हमारी 367 उपवर्ग है पूरे देश के अंदर, 367, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 45 से 47 के बीच में घटक पाए जाते हैं वैश्य समाज के ऊपर। और उन घटकों में बहुत सारे ऐसे हमारे घटक हैं जो ओबीसी कैटेगरी में हैं और बहुत सारे नॉन ओबीसी कैटेगरी में। जनगणना होगी तो मेरा निवेदन है, आपसे जब पूछा जाए कि आपका वर्ण क्या है तो आप सब वैश्य बताएं। आपसे पूछा जाए कि वैश्य में जाति क्या है तो आप अपनी जाति का विवरण उसमें जरूर लिखें। अगर आपने मात्र अपनी जाति का विवरण लिखाया तो मित्रों आप बट जाएंगे, और बट जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद कीजिएगा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे कटेंगे किस लिए कह रहा हूं मैं कि जब आपने अपने आप को जायसवाल लिखवा दिया, आपने अपने आप को स्वर्णकार लिखवा दिया, तो जायसवाल की गिनती अलग हो जाएगी, स्वर्णकार की अलग हो जाएगी। और जब जायसवाल और स्वर्णकार की गिनती अलग हो जाएगी तो जो कोटे में टिकट मिलना है ना, फिर वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर कहा जाएगा जायसवाल तो इतने ही है, तो टिकट तो आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। और जब आप वैश्य लिखाए होंगे और अपना उपवर्ग दिखाएंगे कि हम वैश्य हैं लेकिन हम तलवार हैं, हम वैश्य हैं लेकिन हम स्वर्णकार हैं, तो वैश्य कोटे की भी गिनती होगी। और जब पूरे वैश्य कोटे की गिनती होगी तो टिकट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 2025 में अगर हमने ये गलती की तो उसको सुधारने में फिर अगले 10 वर्ष लगेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, क्योंकि जो इस समय विरोधी दल है, विपक्ष है, कुछ राजनीतिक दल है जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना में सिर्फ यही दोष है कि उस जाति विशेष की काउंटिंग होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सामूहिक काउंटिंग हो जिससे आपका अधिकार बढ़े, इसलिए 2025 में होशियार रहने की आवश्यकता है। 2026 में पूरे देश के अंदर नया परिसीमन होने जा रहा है, और नए परिसीमन में जो परिसीमन होगा उस परिसीमन से चुनाव, अगला आम चुनाव होगा 2029 में आम चुनाव होगा, और 2029 का जो आम चुनाव होगा उसमें लगभग पूरे देश के अंदर 1.5 गुनी हो जाएंगी संसदीय क्षेत्र, और 1.5 गुना होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधानसभा के अंतर्गत हमारा सीटें जो आज 403 है, तो उम्मीद है कि 650 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे।
विधानसभा में। यह परिसीमन 2029 में लागू होगा। माने विधानसभा का चुनाव अगर 29 में हुआ तो ठीक, नहीं तो जो आगे 27 में चुनाव हुआ तो उसमें नहीं लागू होगा। लेकिन जो 25-26 का परिसीमन है 29 में शर्त किया लागू। उस परिसीमन में नारी शक्ति अधिनियम भी लागू होने जा। उसमें 33% सीटें विधानसभा की और संसद की दोनों आरक्षित होने जा रहे हैं। आज की इस कार्यशाला में नेतृत्व विकास की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सत्र है, लेकिन कुछ ये बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको मैंने आपके सामने रखा है कि 2025 में क्या होना है, 2026 में क्या होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मेन बॉडी के अध्यक्षा हैं। इस मेन बॉडी के अध्यक्षों के साथ, क्योंकि अधिकांश हमारे 75 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उन 75 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हमने जो व्यवस्था करी है उसके अंतर्गत हमारे अध्यक्ष यहां पर आमंत्रित हैं, महामंत्री आमंत्रित। लेकिन हमारी महिला इकाई अधिकांश जगह बनी है, नहीं बनी है तो बननी है। वैसे आदरणीय मिथिलेश अग्रवाल जी जो एक सफल उद्यमी है, एक सफल प्रबंधन देखने वाली, सामाजिक सरोकार में अग्रणी रहने वाली और लगभग 10 वर्ष से महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि महिला इकाई हमारी बने और बनी है और बने, लेकिन महिला इकाई की जो अध्यक्षा है और युवा इकाई का जो अध्यक्ष है वो मेन बॉडी का पदेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। दोनों हमारे मेन बॉडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदेन। महिला इकाई को अगले 2 वर्ष में इतना सशक्त करना है, हमें इतना सशक्त करना है कि 2029 में जब पार्लियामेंट की सीट्स के लिए टिकट के आवेदन मांगे जाएंगे तो हमारी ये प्रबल इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन कहते हैं, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की महिला इकाई में से हमारी महिलाएं आगे बढ़कर संसदीय चुनाव क्षेत्र में अपनी भूमिका में आगे आएंगी। हम नहीं चाहते और ना होने वाला है ये। नगर पंचायत में तो आप कर लेते हो कि महिला आरक्षित हुई तो आप कहते हो कि हम अपनी महिला को घर में चुनाव लड़ा देंगे और चलानी हमें अध्यक्ष है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा में अगर विधायक वो बनेगी तो वही बोलेगी, विधानसभा में पतिदेव नहीं जाएंगे। लोकसभा में सांसद बनेगी तो वही बोलेगी, पतिदेव नहीं जाएंगे। नगर पंचायत के कार्यालय में तो पतिदेव ही कब्जा किए रहते हैं। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। आने वाले समय में महिलाएं अग्रणी भूमिका में रहें, उसके लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है और 2 वर्ष के अंदर हम इस संगठन के माध्यम से सबको सशक्त कर देंगे। ये आपका टास्क है, इसको आपको करना है। और ऐसा कोई हमारे यहां बाहर भी नहीं है कि महिला इकाई बनी है तो मेन बॉडी की अध्यक्ष महिला नहीं हो सकती, महामंत्री महिला नहीं हो सकती। जब महिला इकाई, उसका ट्रेनिंग कार्यकालखंड है, और जब महिला वहां की सशक्त हो जाए इस जनपद की तो मुख्य बॉडी की वो जनपद के अध्यक्ष बन सकती है, महामंत्री बन सकती है। हमको महिलाओं को इस भूमिका में लाना है और पहुंचाना है। ये कार्य भी बहुत जरूरी है। तो 25 और 26 का कालखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके किट में 1 वर्ष भर का कैलेंडर दिया गया और उस कैलेंडर का अध्ययन आपको अभी से लेकर शाम तक के बीच में कर लेना है। अभी हमारे जब कार्यशाला प्रारंभ होगी, प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, तो राममोहन जी आपको उस कैलेंडर के से लेते हुए तमाम विषयों को आप सबको टास्क के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में देंगे भी, और उन्हें सबको आपको कैसे आयोजित करना है, कैसे सदस्यता के संख्या को आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर एक छोटा सा प्रश्न करता हूं
इस सभागार में बैठा हुआ क्या प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का सदस्य बन चुका है? तो हाथ उठाइए। वेस्ट फेडरेशन में जो मेंबरशिप है वो आपने ली है कि नहीं ली? अभी कुछ लोगों ने नहीं हाथ उठाया है, तो इसका मतलब उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है और आप प्रशिक्षण कार्यशाला में आए। तो आप अपना मोबाइल फोन उठाएंगे और वहीं से आप अभी मेंबरशिप लेंगे। डिजिटल है मेंबरशिप, तो मेंबरशिप आपको लेनी है। आप लीडर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप महामंत्री हैं और आपकी सदस्यता नहीं है, तो कैसे संगठन की सदस्यता बढ़ेगी? सदस्यता होना अनिवार्य है। अनिवार्य ही नहीं है, जो आपने अपने जनपद की कार्यकारिणी बनाई, कार्यकारिणी में वो व्यक्ति सदस्य पहले बनेगा, तब वो उपाध्यक्ष बनेगा, तब महामंत्री बनेगा। और जो आपने कॉलम बनाए हैं अपनी कार्यकारिणी में, उस कार्यकारिणी के कॉलम में एक सदस्यता क्रमांक का भी बना लीजिए। अपने आप उस कॉलम में जब सदस्यता क्रमांक होगा और क्रमांक आप उसका ढूंढेंगे, उससे पूछेंगे, तो उसमें वो क्रमांक आ जाएगा। सदस्य होना जरूरी है, कार्यकारिणी बनानी जरूरी है, कार्यकारिणी वाले को सदस्य बनाना जरूरी है। हमें तो ये सदस्यता क्रमांक को बढ़ाना भी है। मित्रों, इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका संगठन जब मजबूत लगेगा, जिस दिन आप लोगों ने अपने जनपदों में 5-5 हजार मेंबर्स बना लिए, क्योंकि आप दोनों बातें तो नहीं कह सकते हो। एक तरफ कहते हो कि साहब हमारा 20 लाख की आबादी का जनपद है, हमारे पास 20 लाख की आबादी में हमारा 5 लाख वैश्य रहता है, 5 लाख वैश्य रहता है और 5,000 की सदस्यता नहीं, 500 की सदस्यता नहीं है, 500 की सदस्यता नहीं है। आप क्या क्लेम करते हो? कैसे आप जाकर बात करोगे? मित्रों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि एक्टिव रूप में, सक्रिय रूप में 2006 से वैश्य संगठन के लिए मैं काम कर रहा हूं। 2007 में वैश्य समाज के प्रदेश की विधानसभा में 14 विधायक थे। पहले भी सही कह रहा हूं, 2007 की विधानसभा में 14 विधायक थे। कुल मिलाकर हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हम लोग एक तरफ कहते हैं 1951 में हम 80 से ऊपर थे। 1951 में विधानसभा की संख्या 425 की होती थी और हम लोग की संख्या 80 के ऊपर विधानसभा के अंदर थी। आपको मालूम है, जिसमें 80 के ऊपर तो रिजर्व सीट है, बाकी जनरल सीट में 80 से ऊपर हमारे विधायक थे। तो लगभग हम 1/3 के आसपास हो गए जनरल सीट में, 1/3 के आसपास हो गए। मैंने हम उतना विधानसभा में नेतृत्व करते थे जनरल सीट में, जो 2007 में 14 पहुंच गया। तब से हमने लगातार इस पर काम किया, मेहनत की है और मुझे बताते हुए अपार प्रसन्नता है कि वर्तमान की 18वीं विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमारी संख्या 34 हो गई है। ये 34 की संख्या है, 14 से 34। कहीं आपको कोई टिकट देने को नहीं तैयार था। आज आपकी संख्या बढ़ी और ये संख्या हमारा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जब फिर बढ़ती और ऊपर जाए। और आपको बताते हुए हमारा हर्ष है, चाहे आप लोग के बीच में विषय आते होंगे, ये संगठन वो संगठन, लेकिन मैंने 34 के 34 विधायकों का एक समूह संगठन बनाया हुआ है और वो 34 के 34 विधायक उस बैठक में आते हैं और हम एक स्वर में हम वैश्य समाज की बात करते हैं। 34 में 33 भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक समाजवादी पार्टी। 34 विधायक और 34 विधायक एक स्वर में कहते हैं कि हम आपके लिए तत्पर हैं। और आपको याद होगा कि गत वर्ष से पूर्व हमने जब
प्रदेश के अंदर नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे। उसके बाद पंचायत अध्यक्षों का सम्मान समारोह किया था लखनऊ में। बड़ी संख्या में हमारे पंचायत अध्यक्ष आए भी थे, हमें उनको अभिनंदन करने का मौका मिला। मित्रों, कार्यशाला आगे बढ़ेगी और हम सब मंच खाली होगा, हम सब सामने आ जाएंगे और फिर जब प्रशिक्षण चलेगा तो बहुत सारी बातें बीच बीच में आएंगी। और राम मोहन जी अगर मुझे भी मौका देंगे तो मैं भी इमेज बिल्डिंग पर और पीआर पर बात करूंगा, मीडिया पे, मैनेजमेंट पे बात करूंगा। मीडिया की कार्यशाला एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की तारीख में ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, संगठन की ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग अभी आगे आने वाले सत्र में कुछ देर बाद चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज की कार्यशाला में आप यहां पर इस प्रशिक्षण कार्यशाला का पूरा भरपूर फायदा उठाइए। पार्टिसिपेटरी है। जो व्यक्ति बोलेगा, जो आज बोलेगा, वो आने वाले समय में मंच पर बोलेगा। जो आज बोलेगा वही विधानसभा में बोलेगा, वही लोकसभा में बोलेगा। जो आज शांत हो जाएगा, जो आज सुनेगा, वो कल भी सुनता ही रहेगा और आगे भी सुनता ही रहेगा। चूकिएगा तभी आप सुधरोगे। आप गलती ही नहीं करोगे तो सुधार नहीं होगा। आप बोलोगे, ये प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। साइकिल की कैंची चलानी पड़ेगी, तब साइकिल की गद्दी पे बैठोगे। ये कार्यक्रम इसी तरीके से। तो आप सबको लीडर बनना है। ये लीडर्स की यहाँ पे बैठक हो रही है, प्रशिक्षण कार्यशाला। आप यहां से जाओ तो आपको लगे कि आप कुछ लेके जा रहे हैं, और जब लेकर जाओगे तो जो लोग नहीं आए उनको जाके इन संस्मरणों को खूब सुनाना, जिससे उनके अंदर आग लगे। कैसे छूट गई ये कार्यशाला, क्यों मिस कर दी हमने ये कार्यशाला। चरस कर दे प्रदेश कार्यालय को जल्दी से दोबारा कराओ। मित्रों, अब की बैठक, आगे की बैठकें सब बदलने वाली है। प्रांतीय कार्यक्रम न होकर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे, क्षेत्रीय अधिवेशन होंगे, जहां पे जनपद अध्यक्षों को मौका ज्यादा मिले। जनपद के अधिवेशन होंगे जहां वो अपनी बात ज्यादा कह सके। ये सब कार्यक्रम एक नए स्वरूप में इस संगठन को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे भी अभी मिलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मैं डॉक्टर अजय से यही अनुरोध करूंगा कि इस सत्र में आदरणीय मिथिलेश जी का बस आशीर्वाद के बाद एक बार ये सत्र यहीं समाप्त होगा और हम लोग शीघ्र सामने हो जाएंगे, आपके साथ होंगे और फिर बीच बीच में विषय आते जाएंगे, जिन विषयों को हम लेते जाएंगे। और आगे के सत्र के लिए मैं अजय जी को आमंत्रित करता हूं। अजय जी कुशल संगठन करता है और मुझे लगता है कि प्रदेश के लोगों का इनसे अक्सर वार्ता होती होगी। जानकारी के लिए अपने संगठन का प्रदेश का कार्यालय लखनऊ में हजरतगंज में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने बोर्ड लगा हुआ है, वहां कार्यालय है। आप कभी भी लखनऊ आएंगे तो वहां पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी वहां पर और हमारे कार्यालय में प्रभारी के रूप में गोपाल जी वहां रहते हैं। विशाल जायसवाल जी भी वहां पर बहुत समय देते हैं, वो भी वहां युवा इकाई के वो भी रहते हैं। तो इसलिए वो कार्यालय भी आपका है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कोई भी विषय आपको कितनी ताकतवर बनाना है इसको मैं आगे बताऊंगा, कैसे ताकतवर आप बनेंगे। आपको आवश्यकता नहीं है हमारी, हम आज आपको इतना लैस करके कारतूस के साथ भेजेंगे कि आपको अपने जनपद में हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं इतने मजबूत। यह आज का हमारा आपको विश्वास है और वादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आज अध्यक्ष जी कुछ अलग भूमिका में है, आप सब समझ रहे होंगे।